जरा सोचिए, एक ऐसे दौर के बारे में जहां सरकारी दफ्तरों में फाइलों से ज्यादा राजनीति चलती थी, जहां किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान उसकी जाति बन चुकी थी। लेकिन साथ ही ये वो वक्त भी था जब हाशिए पर रहने वाले गरीब लोग पहली बार महसूस कर रहे थे कि सत्ता उनके बिल्कुल करीब आ गई है। आज के इस विश्लेषण में हम उपलब्ध स्रोतों और दस्तावेजों के आधार पर 1990 के दशक के उस राजनीतिक तंत्र का बिल्कुल निष्पक्ष अध्ययन करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सा सिस्टम था जिसने बिहार के समाज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो आइए गहराई में चलते हैं और डिकोड करते हैं सत्ता के इस पूरे आर्किटेक्चर को। अब इस दौर को लेकर दो बिल्कुल ही अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। मतलब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इसे गरीबों की क्रांति मानता है। उनका मानना है कि दबे कुचले लोगों को पहली बार अपनी आवाज मिली। लेकिन ठीक उसी वक्त एक दूसरा वर्ग भी है जो उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इस पूरे दौर को जंगल राज कहता है, जहां सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया था। ये सच में उस दौर का एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव है। एक साधारण सा दिखने वाला छात्र नेता अचानक से उभरता है और पूरे सरकारी तंत्र की दिशा ही बदल देता है। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन 5 अहम हिस्सों से गुजरेंगे। पहला, 1990 का बिहार। दूसरा, जेपी आंदोलन। तीसरा, सत्ता का MY फॉर्मूला। चौथा, लालू का 4 पिलर मॉडल। और अंत में सोशल जस्टिस बनाम गवर्नेंस का वो ऐतिहासिक द्वंद्व। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। 1990 का बिहार, एक परिचय। ये वो समय था जब राज्य एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा था। देखिए, 1990 का बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं रह गया था, ये भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल लेबोरेटरी यानी राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुका था। दशकों पुराने सवर्ण वर्चस्व और पिछड़े वर्गों की उभरती हुई आवाज़ों के बीच का जो जनसांख्यिकी तनाव था, वो अपने चरम पर था। और बिल्कुल इसी माहौल के बीच लालू प्रसाद यादव का उदय होता है। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, उनका उदय सिर्फ एक राजनेता के रूप में नहीं हुआ, बल्कि एक बिल्कुल नए स्टाइल के रूप में हुआ। उनका वो ठेठ देसी अंदाज, वो सीधे गांव के आम आदमी से उन्हीं की भाषा में जुड़ता था। लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, हमारे दूसरे हिस्से पर, जेपी आंदोलन और नई शुरुआत। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1970 के दशक में बिहार की सड़कों पर महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस जेपी आंदोलन ने मानो पूरे देश को हिला दिया था। और इसी आंदोलन की आग से कई ऐसे युवा और ठेठ छात्र नेता निकले जिन्होंने 70 के दशक के अंत तक अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। फास्ट फॉरवर्ड करें 1990 तक तो यही सफर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहां पुरानी सत्ता उखड़ जाती है और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। इस पूरी कामयाबी की सबसे बड़ी रणनीति क्या थी? जनसंवाद। इस नई लीडरशिप ने जटिल राजनीतिक भाषणों और भारी भरकम शब्दों को पूरी तरह से किनारे कर दिया। उसकी जगह बिल्कुल आम गांव की भाषा, चौपाल की भाषा का इस्तेमाल किया। इससे हुआ ये कि जो आम जनता थी उसे लगा, अरे मंच पर खड़ा व्यक्ति कोई दूर का VIP नहीं है, ये तो बिल्कुल हमारे जैसा ही है, हमारा अपना आदमी है। इस एक रणनीति ने जनता के साथ ऐसा सीधा जुड़ाव पैदा किया जो किसी भी अन्य चीज से ज्यादा मजबूत था। अब जब जनता से ये जुड़ाव बन चुका था तो सत्ता हासिल करने के लिए एक रणनीतिक गणित की जरूरत थी। आइए बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, MY फॉर्मूला और सत्ता। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था दोस्तों, ये एक बहुत ही गहरी राजनीतिक फिलॉसफी थी जिसने दशकों पुरानी सत्ता की संरचनाओं को जड़ से हिला दिया। सीधा सा संदेश था कि लोकतंत्र में सत्ता पर अधिकार उसका है जिसकी आबादी ज्यादा है। इसने उस वर्ग में एक नई राजनीतिक चेतना जगाई जो अब तक खुद को अधिकारों से वंचित मानता था। और इसी चेतना से जन्म होता है इस प्रसिद्ध माय फॉर्मूले का। ये एक ऐसा व्यवस्थित गठबंधन था जिसने मुस्लिम और यादव समुदायों को रणनीतिक रूप से एक साथ ला खड़ा किया। लेकिन बात सिर्फ इन 2 समुदायों तक नहीं रुकी। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। इसने समाज के अन्य हाशिए पर रहे वर्गों को भी एक नई राजनीतिक पहचान दी। इस फॉर्मूले ने लाखों लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि सरकार अब फाइनली उनकी अपनी है। अब सत्ता तो हाथ में आ गई, लेकिन उसे चलाया कैसे गया? आइए चौथे हिस्से में समझते हैं इस पूरे सिस्टम का मैकेनिज्म, लालू का 4 पिलर मॉडल।
अगर हम इस मॉडल के कामकाज को डिकोड करें तो ये मुख्य रूप से 4 खंभों पर टिका था। पहला था जनसंचार। यहाँ बोरिंग भाषण नहीं होते थे, बल्कि हास्य और लोक भाषा का इस्तेमाल होता था। दूसरा था सामाजिक सशक्तिकरण। इसने गांव में सदियों से चले आ रहे ऊंच नीच के पदानुक्रम को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ दिया। तीसरा था पहचान की राजनीति, जहां विकास से ज्यादा अहमियत भावनात्मक प्रतिनिधित्व को दी गई। और चौथा था एक बेहद मजबूत ग्रामीण नेटवर्क, जहां हर छोटे बड़े स्थानीय विवाद में इस राजनीतिक तंत्र की सीधी पहुंच थी। ये जो भावनात्मक इंजन था ना, ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके सामने बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां छिप जाती थी। हमारा आदमी सत्ता में है, ये भावना इतनी प्रबल थी कि समर्थक प्रशासनिक स्तर पर होने वाली बड़ी बड़ी कमियों को भी नज़रअंदाज करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से सत्ता में होना पक्की सड़कों या फैक्ट्रियों से कहीं ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन चुका था। लेकिन भावनाएं हमेशा हकीकत को नहीं ढक सकती, इसलिए अब हम निष्पक्ष रूप से उस वैचारिक द्वंद्व की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा, सोशल जस्टिस बनाम गवर्नेंस। उस दौर की 2 बिल्कुल विपरीत सच्चाइयां एक ही समय में समानांतर चल रही थी। एक तरफ सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा था, हाशिए के समुदायों को पहली बार आवाज मिली, पुरानी जाति व्यवस्था की बेड़ियां टूटीं और गरीबों को एक मनोवैज्ञानिक सम्मान मिला। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन ठीक उसी समय शासन का एक गहरा संकट भी खड़ा हो गया। दस्तावेजों के अनुसार कानून और व्यवस्था कमजोर होने लगी, अपहरण के मामले तेजी से बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर ठप पड़ गया और उद्योग राज्य छोड़कर जाने लगे। इन्हीं 2 सच्चाइयों ने उस दौर के जनमत को बांट कर रख दिया। इस पूरे सामाजिक टकराव को समझने के लिए इसे एक क्लासरूम की तरह सोचिए। मान लीजिए एक स्कूल में हमेशा फ्रंट बेंच वाले बच्चे ही मॉनिटर बनते आए हों, लेकिन एक दिन अचानक से बैक बेंच पर चुपचाप बैठने वाले किसी बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाए तो क्या होगा? जो पहले अधिकारहीन थे वो जश्न मनाएंगे, लेकिन जो पहले से शक्तिशाली थे वो अचानक अत्यधिक असहज और बेचैन महसूस करने लगेंगे। ये एनालॉजी हमें सत्ता का संतुलन बदलने से पैदा हुई बेचैनी को बहुत ही सटीक तरीके से समझाती है। और इस राज्य स्तरीय मॉडल का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा। उस दौर की देसी संवाद शैली को पूरे देश में राष्ट्रीय पहचान मिल गई। 1990 के दशक में बिहार की राजनीति ने राष्ट्रीय मीडिया पर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा। आज भी जब भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति यानी सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स पर चर्चा होती है, तो ये दौर सबसे बड़ी केस स्टडी के रूप में सामने आता है। तो अंत में ये विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि राजनीति सिर्फ सड़कों और इमारतों से नहीं चलती, ये भावनाओं और पहचान के आधार पर भी उतनी ही मजबूती से चलती है। अब इस ऐतिहासिक बदलाव को देखते हुए एक बड़ा सवाल उठता है, यदि हम उस दौर में एक आम दर्शक होते तो क्या चुनते? क्या हम हाशिए के लोगों के इस ऐतिहासिक सशक्तिकरण का समर्थन करते, या फिर चरमराती हुई कानून व्यवस्था और शासन के संकट का विरोध करते? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी गूंजता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली विकास की परिभाषा आखिर क्या होनी चाहिए। विचार जरूर कीजिएगा।